आदाब। SRO 202 और नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए यूनियन टेरिटरी की हुकूमत ने नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने इसको पॉलिसी का नाम नहीं दिया, कहा नए रिक्रूटमेंट रूल्स लाए जा रहे हैं और ये कहा गया कि ये वो कानून होंगे जो इससे पहले जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों के अंदर जितनी भी कमियां रही हैं उन तमाम कमियों को एड्रेस करेंगे और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को इंश्योर करेंगे। ये रिक्रूटमेंट रूल्स हालांकि अभी तक तो पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत खाका अभी तक सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया, उसमें विडोज़ के लिए, ऑर्फन्स के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए, जुडिशरी सेपरेटेड महिलाओं के लिए, डिवोर्स्ड महिलाओं के लिए उनको प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई और ये कहा गया कि 5 नंबर उनको एडिशनल मिलेंगे, वेटेज मिलेगी, 5 मार्क्स उनको मिलेंगे। ये बात कही गई और साथ में हुकूमत ने यह भी कहा कि मेरिट का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि आपको याद होगा जिस वक्त इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने, तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ये इंश्योर करने के लिए कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट ना हो और एक डिवीजन का बच्चा दूसरे डिवीजन में सेलेक्ट ना हो, हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है उसको उसका भी वेटेज मिले। ठीक है जी, ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन अपनी इस दूसरी अनाउंसमेंट में जब उन्होंने पॉलिसी के खाके को, यानी पॉलिसी की जो शक्ल सामने आने वाली है उस पर बात की, तो कहा कि वेटेज जो है किन चीज़ों को दी जाएगी वो साफ तौर पर आपने देखा होगा कि वो जो उनकी तरफ से बाज़ाब्ता एक हैंडआउट भी इशू हुआ है, उस हैंडआउट में क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो नई रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होगी जिसमें 10,000 के करीब जो है क्लास 4th वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा, इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी में इंश्योर किया जाएगा कि लोगों के साथ ज्यादती न हो और जल्द से जल्द जो है वो रिक्रूटमेंट हो। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि इसी रिक्रूटमेंट को लेकर सियासी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नई जो डोमिसाइल का कानून जो आया हुआ है उस नए डोमिसाइल के कानून को ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इन 10,000 पोस्टों की तकर्री का ऐलान किया गया है, अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया। चलिए, चूंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, जाहिर सी बात है जब आप हुकूमत में नहीं होते हैं तो कोई भी पॉलिसी अगर हुकूमत बनाए, ख़ासकर वो LG की एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो हज़म नहीं होती सियासी पार्टियों को। और सियासी पार्टियों की अक्सर ये आदत रहती है कि वो फ़ौरन जो है उसके अंदर कमियां, खामियां और तमाम चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। ये आज की बात नहीं है, तारीख़ अगर आप पलट कर देखेंगे तो आपको ये सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे। अब बात में इसलिए आज रिक्रूटमेंट पॉलिसी की और SRO 202 की इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि जो नए कानून हैं, नए ज़ाब्ते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि क्लास 4th की वैकेंसीज 10,000 के करीब जो है वो फिलअप की जाएंगी। इसमें उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी 7,052 क्लास 4th वैकेंट पोस्ट को UT डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर के लेवल पर आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद साथ में ये भी कहा गया कि ये नई जो पॉलिसी है इसमें 100 मार्क्स होंगे और डोमिसाइल के लिए आपको जो है उधर भागना नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर PRC है आप PRC दीजिए, आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मार्जिनलाइज सेक्शंस, अब मार्जिनलाइज इनके लिए कौन है? विडोज़ हैं, डिवोर्स्ड हैं, जुडिशरी सेपरेटेड महिलाएं हैं और यतीम बच्चियां हैं, ऑर्फन गर्ल्स हैं। कहा गया कि इनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि 5 मार्क्स का एडिशनल वेटेज जो है उन कैंडिडेट्स को भी दिया जाएगा जिनके घर से कोई भी आदमी सरकारी मुलाजमत में नहीं है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं या उनके जैसे दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको एंगेज किया गया है उनको भी 5 साल, उनको एक तो 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे और 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उन्हें मिलेगा। जो ही ये चीज़ आई है, पहला सवाल सरकार ध्यान से सुने, डेली वेज वर्कर्स और डेली वेज के साथ जो कैजुअल लगे हुए हैं और बाकी तमाम लोग जो PHE, PWD और PDD में काम कर रहे थे, वो तमाम लोग परेशान हैं कि क्या ये नई जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है इसका मतलब ये है कि जिन डेली वेजरों ने 7 साल, 10 साल, 15 साल पूरे किए हैं अब उन्हें दोबारा से अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा
और फॉर्म फिलअप करने के बाद दोबारा से उनको रिक्रूटमेंट के लिए बाजाब्ता एक रिक्रूटमेंट में इम्तिहान में बैठना पड़ेगा। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये वो तमाम डेली वेजर पूछ रहे हैं और इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। हमने सरकार से जवाब मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल शायद बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए उनके फ़ोन पर उनसे रब्ता नहीं हो सका। और जो बाकी सरकारी लोगों से बात हुई है वो भी कंफ्यूज हैं कि किन डेली वेज वर्कर्स की बात करी जा रही है। अगर ये उन डेली वेज वर्करों की बात की जा रही है जो 10-10 साल से 15-15 साल से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं और अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी इम्तिहान में बैठकर उस इम्तिहान को पास करें और उसके बाद जाकर उनको एक परमानेंट नौकरी मिले, तो फिर जाहिर सी बात है हमें बवाल देखने को मिलेगा, हंगामा देखने को मिलेगा। ऑलरेडी डेली वेजेस जितने भी हैं वो ऑलरेडी सड़कों के ऊपर हैं। तो क्या क्राइटेरिया होगा, क्या ज़ाब्ता होगा, ये तो तब क्लियर होगा जब वो रूल सामने आएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उसके बाद अब चूंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ये कहा गया है कि ये फास्टैग बुनियादों पर लोगों को नौकरियां देने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। मुझे यहां पर 19 अप्रैल 2015 याद आ रहा है और न जाने क्यों ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब सोची समझी जाती हैं अप्रैल के महीने में, और मई के महीने में जो है ये मंजर आम पर आती हैं। यही कुछ हुआ था जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तो पीडीपी बीजेपी ने भी मई 2015 में रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर सोच विचार किया। डॉक्टर हसीब द्राबू उन्होंने अपना पूरा जहन लगाया, वित्त मंत्री थे उस वक्त, तो उन्होंने एसआरओ 202 लाया था। एसआरओ 202 में भी यही सब बातें करी गई थी। और अगर आपको मैं एसआरओ 202 के वक्त में जो सरकारी प्रेस नोट आया था उस प्रेस नोट की आपको अगर मैं थोड़ा सा सुना दूं कि क्या लिखा हुआ है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2015 में भी वादा यही था कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर सारी रिक्रूटमेंट होगी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी, जल्द से जल्द होगी और यह इंश्योर किया जाएगा कि मेरिट के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ न हो। कहा गया था for making contractual appointments at the district level, policy paper for making contractual appointments at the district level envisages a transparent and merit-based fast-track process of selection for filling up key posts at the cutting-edge level to turn up delivery of public services. He said to facilitate operationalization of the new recruitment policy at the earliest, Jammu and Kashmir Special Recruitment Ordinance 2015 was approved by the cabinet, which would now be submitted to the government for issuing the ordinance. उस वक्त सरकार के प्रवक्ता थे नईम अख्तर, जो इस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बुक हैं और बंद हैं। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि नए ऑर्डिनेंस के तहत सरकार जो है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर लोगों को लगाएगी। और जब ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा था उसमें 7 साल का प्रोविजन था। ये तो शुक्र करिए बाद में जब ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल में सामने आया, एसआरओ की शक्ल में सामने आया, तो उसमें 7 साल की जगह उसको 5 साल कर दिया गया। उसमें जे.एंड.के सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 को रिपील कर दिया गया था। और बिल्कुल यही सब बातें जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, यही सब बातें जो हैं उसमें भी करी गई थी। यानी यही सब बातें हुई थी 2015 में जब एसआरओ 202 आया था। अब एसआरओ 202 के आने के बाद हुआ क्या? एसआरओ 202 के आने के बाद जाहिर सी बात है जब एसआरओ आया था उस समय किसी की सरकारी नौकरी लगी नहीं थी। लेकिन जब एसआरओ 202 आया और लोगों की नौकरियां लगी तो आपको पता है फिर वो 1-1.5 साल में सब कुछ नहीं हुआ, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नौकरियां लगती गई। और आज वो बच्चे हमें फ़ोन करके, हमारी अगर उनसे कहीं मुलाकात होती, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो एसआरओ 202 के तहत लगे हैं या जम्मू कश्मीर में जो जिस भी यंगस्टर के पास सरकारी मुलाजमत आई, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो बच्चे ये कहते हैं कि जी एसआरओ 202 जब आया था, एक तो हमारी नौकरियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगी। वो जाहिर सी बात है, आप कहते ज़रूर हैं 1.5 साल, लेकिन 1.5 साल में नौकरियां जम्मू कश्मीर में नहीं लगती। आप जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हो सकता है प्रोसेस शुरू करते करते ही कोई कोर्ट में चला जाए और आपके सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को चैलेंज कर दे कि जी आपने अगर ऑर्फन्स के लिए, विडोज के लिए, महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचा है, तो राजस्थान में भी बिल्कुल इसी तरह की रिजर्वेशन है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है जी, तो आप ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रखेंगे या ये रिजर्वेशन ऑलरेडी जो 50% रिजर्वेशन है उस 50% रिजर्वेशन के ऊपर होगी। यानी ये एक तरह की रिजर्वेशन नहीं है। जब आप ऑर्फन्स को, विडोज को, जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप 5 मार्क्स उनको भी देंगे जिनके घर में कोई एक मुलाजिम नहीं है और एक मुलाजमत की ज़रूरत उनको है।
तो जाहिर सी बात है ये भी एक कैटेगरी ही बनेगी। मान लीजिए आपने आरबीए से किसी बच्ची को आप मुलाजमत दे रहे हैं, 5 मार्क्स उसको इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो किसी ऐसे घर से बिलोंग करती है जिस घर में कोई और दूसरा मुलाजिम नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा आरबीए में ऑलरेडी उसको रिजर्वेशन है, वो फायदा भी उसको, और उसके बाद 100 नंबरों में से मान लीजिए वो 70 ले लेती है और उसके पीछे एक मेरिटोरियस बच्चा अगर 65 नंबरों पर होगा तो फिर ये मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादती होगी और इसको लेकर लोग हो सकता है कोर्ट में चले जाएं। तो जम्मू कश्मीर में एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी ये रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं, चूंकि इनमें लेकुनाज इतने होते हैं और लेकुनाज को लेकर लोग कोर्ट में चले जाते हैं। आज एसआरओ 202 को लेकर बच्चे परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लॉ कमीशन कह रहा है कि आप 5 साल से प्रोबेशन को कम करके 2 साल का कर दें, आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा है कि प्रोबेशन सिर्फ 2 साल का होना चाहिए, तो आप ये प्रोबेशन के पीरियड को कम क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल तो बच्चों का ये है। दूसरा सवाल एसआरओ 202 में काम करने वाले बच्चों का ये है कि तमाशा क्या है? आपने पहले सारी रिक्रूटमेंट एसआरओ 202 के तहत की, अब आप 2020 में आए हैं तो आप एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। आपने कानून ही बदले हैं ना, तो 2015 में भी कानून के अंदर ही रद्दोबदल किया गया था, रूल्स ही तब भी बदले गए थे, ठीक है जी। तो आप अगर रिक्रूटमेंट रूल्स को बदलने जा रहे हैं, बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि जी 2015 में जो लोग इन रूल्स के तहत लगे, अब वो 2020 में इन रूल्स के तहत नहीं लगेंगे, नए रूल्स के तहत लगेंगे। और ये भी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर आपको रिक्रूटमेंट करनी है। तो क्या जो 2015 में जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिजाइन किया था, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई? क्या आप मानते हैं कि 2015 में जो एसआरओ 202 आया वो फ्लॉड था? उस एसआरओ के अंदर कुछ कमियां थी, कमजोरियां थी? अगर उसके अंदर कुछ कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी, जाहिर सी बात है उन कमियों और कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए था। अगर वो पूरे का पूरा एसआरओ ही बदला जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बनती है कि ये 2015 में एक फ्लॉड किस्म का एसआरओ आया था, इसीलिए हम नया एसआरओ लाने जा रहे हैं। एसआरओ 202 के तहत जो लोग बच्चे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं एक तो हमारा प्रोबेशन का पीरियड कम करिए। अब अगर आप प्रोबेशन का पीरियड कम करते हैं, आपके लिए एक और परेशानी बनती है कि जी 2016 में जो लोग लगे थे उनका क्या करेंगे? उन्होंने तो 5 साल का प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल कर लिया, तो क्या प्रोबेशन के पीरियड को आप कौन सा इफेक्ट देंगे? यानी 2015 से 2017 तक 2 साल में प्रोबेशन आपने कर ली, अब 3 साल को उसकी सर्विस बेनिफिट्स के लिए आप काउंट करेंगे, आपको सर्विस बेनिफिट्स उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। वो भी चीजें हैं, ये सरकार को भी तो सोचना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, लॉ कमीशन जम्मू कश्मीर का अपना है, उसकी सिफारिश को माने और जल्द से जल्द प्रोबेशन का पीरियड 5 से 2 साल कर दें, ताकि वो बच्चे जो एक दफ्तर में काम करते हैं अपने ही साथी को देखते हैं कि वो तमाम बेनिफिट्स जो है ले रहा है, जबकि ना तो उसको कभी कोई 5 साल का प्रोबेशन का पीरियड देखना पड़ा, ना 5 साल की वो दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ी, ना 5 साल तक उन तमाम बेनिफिट्स से दूर रहना पड़ा जो तमाम बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिल रहे। एसआरओ 202 में जो बच्चे लगाए गए हैं, तो समझ में बिल्कुल यह नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट इसका स्यूमोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता। अगर बच्चे कोर्ट नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट स्यूमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, सरकार से पूछ सकता है कि जनाब क्या तमाशा है जम्मू कश्मीर में कि आपने 1999 में एक रहबर तालीम स्कीम लगाई, उसमें आपने कहा कि कोई इम्तिहान नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका जो एकेडमिक मेरिट है उसकी बुनियाद पर और आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है कि आप किसी गांव में रहते हैं उस बुनियाद पर आपको नौकरी दी जाएगी। तो उसी बुनियाद पर आपने अलग अलग डिपार्टमेंटों में रहबर लगाए, ठीक है जी। उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ, उनका कोई मेरिट टेस्ट नहीं हुआ, उनकी कोई वो किसी एकेडमिक वो किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठे, उन्होंने कोई पर्चा नहीं भरा, उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया। काबिल वो लोग भी हैं, मेहनती वो लोग भी हैं, लेकिन जब सरकार एक प्रावधान बनाती है जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है कि बिना एग्जाम में बैठे, बिना एंट्रेंस क्वालिफाई किए, बिना आपकी कैपेबिलिटी और आपकी काबिलियत को जांचे परखे अगर आपको नौकरी दी गई तो वो ज्यादती है, ठीक है जी। लेकिन 1999 में क्योंकि आतंकवाद था, उसके चलते कुछ हालात इस तरह के थे, वो हालात को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला सरकार ने लिया उसमें हो सकता है कोई विजडम रही हो, लेकिन उसके बाद उस स्कीम को कंटिन्यू किया गया और उस स्कीम के तहत बच्चों का सियासी इस्तेहसाल किया गया।
इस साल क्या किया गया कि बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते थे, जिन फंक्शनों में रहबर तालीम बच्चों को वो सरकारी मुलाजमतें बांटी जाती थी। मैं पहले ही कह रहा हूं कि रहबर तालीम में भी बड़े मेरिटोरियस बच्चे हैं। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम रखा गया होता शायद वो एग्जाम क्वालिफाई करके भी आते, लेकिन नहीं रखा गया। तो गलती पॉलिसी मेकर्स की है। पॉलिसी बनाने के बाद जिन लोगों ने उस पॉलिसी को फॉलो किया उनकी गलती कहां से है? अब देखिए, आप इसी जम्मू कश्मीर में एक तो जो मैंने आपको ये बताया कि रहबर तालीम का बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आप नौकरी बांट रहे हैं। उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज में भी ऐसा ही एक तमाशा किया। आपने 1993 में एक सरकारी बाबू जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए थे, उन्हें, जो मैंने सुना है, उन्हें अपने बेटे को किसी तरीके से कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लाना था। उन्होंने रातों रात डिवाइस किया टेक्निकल कोटा, और टेक्निकल कोटा का नतीजा यह निकला, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जो JKGAD की वेबसाइट के ऊपर IAS ऑफिसर्स की लिस्ट है, उसमें जम्मू कश्मीर से जितने भी ऑफिसर इस समय, बिल्कुल आज के दिन जो IAS ऑफिसर्स इस वक्त उस लिस्ट में मौजूद हैं, वो तमाम टेक्निकल कोटा से हैं। उनमें से कोई भी IAS ऑफिसर ना तो 99 बैच का है, ना 2001 या उसके बाद के बैचेस का है। यानी टेक्निकल कोटा का कितना फायदा हुआ। और टेक्निकल कोटा के चलते कई और लोग हैं जो टेक्निकल कोटा की वजह से केस की जो सीनियरिटी लिस्ट है, उस सीनियरिटी लिस्ट में अलग अलग पोजीशनों पर पहुंच चुके हैं। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको हैरानी होती है कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार पिछले 70 साल हुआ क्या है। बहुत सारे लोग सिर्फ सियासी नजरों से देखेंगे, लेकिन यह हकीकत है हमारी रियासत की, जिसको हमें छाती पर बहुत बड़ा पत्थर रख के जो है सुनना होगा। उसके बाद यह रिक्रूटमेंट का दूसरा जाब्ता, फिर रिक्रूटमेंट का तीसरा जाब्ता कि आपको SSRB के एंट्रेंस में बैठना है, SSRB का एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना है, तो जाकर आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद शुरू हुआ कारोबार इंटरव्यूज का। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा कारोबार था। यानी आप देखते कि मास्टर या टीचर के अगर की कहीं सिलेक्शन होती थी, लिस्ट के फौरन आने के बाद वो तमाम मेंबरान बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो जाते थे, जिन मेंबरान को इंटरव्यू लेना होता था कि जनाब कोई वाकफियत है आपकी, अगर वाकफियत है तो जरा थोड़ी सिफारिश कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सिलेक्शन हुई, उस सिलेक्शन में भी इंटरव्यू का सौदा हुआ है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सौदा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये SSRB के रिक्रूटमेंट का चलिए, कम से कम एंट्रेंस एग्जाम था, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू रखा गया, और ये सिलेक्शन का दूसरा तरीका। उसके बाद सिलेक्शन का तीसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बोला कि SRO 202 आया, वो सिलेक्शन का तीसरा तरीका कि जनाब आपको अब नौकरी तो मिलेगी, पर आप 5 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगे, 5 साल के बाद फिर आपको परमानेंट किया जाएगा, ये तीसरा तरीका। अब 2020 में जाकर चौथा जाब्ता जो है वो आ गया है। अच्छा, इसके अलावा ये तो 4 जाब्ते हैं, 4 मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में रहे हैं, जिन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट से लोगों को एम्प्लॉय किया गया और लोगों को नौकरियां बांटी गई। जरा इस लफ्ज पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब दूसरी तरफ आइए, ये तो हो गया, क्या ये उन तमाम बच्चों की काबिलियत के साथ, उनके टैलेंट के साथ, उनके इंटेलेक्ट के साथ नाइंसाफी नहीं है कि आपने वो रास्ते खोल दिए जिन रास्तों से आप अपना सियासी उल्लू तो सीधा कर लेते थे, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर में आपने बना दी कि बच्चों को आज किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हर एक सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई बच्चा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया होता है, वो चैलेंज कर देता है उस सारी की सारी सिलेक्शन को, ठीक है जी। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी इल्जामात लगते रहे कि जनाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सिफारिश चलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सब्जेक्ट के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रीजन के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में ब्लू आइड सिलेक्ट होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर जो मेंबरान हैं वो मेंबरान अपने दोस्तों के बच्चों का जब इंटरव्यू करते हैं तो उन्हें नंबर ज्यादा देते हैं। ये सब इल्जाम लगते रहे, और इनमें कितनी सदाकत है वो कभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया और कभी कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि मुझे आज भी याद है डॉक्टर अशोक भान जब स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हुआ करते थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो बड़े लेवल पर रिश्वत होती है उसमें देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। तो ना तो कंप्लेनेंट कोई होता है, इसलिए कंप्लेंट कभी कोई आती नहीं हो, और बड़ी रिश्वत के बारे में कभी पता चलता नहीं। तो हमेशा आपने देखा होगा जब भी ACB
हाथ कहीं मारती है, जिसका केस कंक्लूजन तक पहुंचता है, वो अक्सर कोई क्लर्क या कोई छोटा मोटा मुलाजिम होता है। बड़े बाबू के केसों को हमने कभी भी खत्म होते हुए इस नोट पर नहीं देखा कि बड़े बाबू को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया हो। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ठीक है जी, हो सकता है आगे हो, अभी तक नहीं हुआ। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है। उसके बाद एक और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, वो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ये कि पीएचई में डेली वेजर, कैजुअल और अलग अलग तरीकों से लोग लगाए गए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स लगाए गए। वो एक और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए गए वो भी आज सड़कों के ऊपर हैं कि जनाब आप 10-10 साल से हमसे तो बेगार की तरह आप हमसे जो है काम ले रहे हैं, और 10 साल के बाद आप हमें कह रहे हो कि हम 42 साल के हो गए, 44 साल के हो गए, अब आप घर जाइए अपने। अब कैसे हम घर जाएं, क्या करें? हमारी शादियां हो गई, हमारे परिवार हो गए, हमारा सब कुछ हो गया। आपने अभी हमें कभी महसूस ही नहीं करवाया कि आप हमारे लिए कोई जाब्ता तैयार करेंगे जिसमें कम से कम अगर हम 5 साल, 6 साल, 7 साल सर्विस कहीं पे देते हैं, आप कोई एंट्रेंस रख लें, आप कोई इम्तिहान रख लें जिसको हम क्वालिफाई करें और हम परमानेंट सर्विस में आ जाएं। वो भी आप लोगों ने नहीं किया। आपने हमें बिठा के रखा डिपार्टमेंट में, जब आपकी परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई आपने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स भी आज सड़कों के ऊपर हैं। डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स 10-10 साल, 20-20 साल से पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। आपने बड़े सारे अगर गेस्ट हाउसों में गए होंगे, आपने वहां पर कुक देखे होंगे, वहां काम करने वाले लड़के देखे होंगे। अगर आप 10 मिनट उनके साथ बातचीत कर लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्हें किसी पूर्व मंत्री ने, किसी एक्स मिनिस्टर ने, किसी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ने उन तमाम बच्चों को वहां पर लगाया, ये कहकर कि आप डेली रेटेड वर्कर लग जाओ, कोई बात नहीं, आप परमानेंट हो जाओगे। अब वो बेचारे वो परमानेंट होने के लिए 10-15 साल का इंतजार करते रहे। स्किल कोई उन्होंने सीखा नहीं। स्किल इसलिए नहीं सीखा क्योंकि उनको असल में पीएचई डिपार्टमेंट में लगाया गया था पानी का निजाम ठीक रखने के लिए, और पीएचई डिपार्टमेंट में पानी का निजाम ठीक करने की बजाय उन्हें अंदर काम दे दिया कि भाई आप किचन संभालो। तो अलग अलग गेस्ट हाउस जो पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, आप जब जाते हैं जरा थोड़ा सा चीफ सेक्रेटरी साहब कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर सकते हैं, आप मालूम करिए, जरा लिस्ट मंगवाइए, देखिए ये लड़के जो अलग अलग गेस्ट हाउसेज में लगे हुए हैं, ये बेचारे पीएचई पीडब्ल्यूडी में किन पोस्टों पर इनको लगाया गया था, और ये डेली रेटेड वर्कर बेचारे आज परेशान हैं कि हुकूमत बदल गई है, अब तो कोई सियासी निजाम आएगा नहीं, तो अगर हमें बाबुओं के अंडर ही काम करना है तो ये तो हमें बाहर निकाल के रख देंगे। वो भी सड़कों पर कल होंगे, वो भी हंगामा कर रहे होंगे, वो भी मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उसके बाद ये सारे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताए। अब आप सोचिए, जहां इतनी कंफ्यूज्ड केमिस्ट्री है रिक्रूटमेंट की, उस स्टेट में, जिस स्टेट में इतनी बीमारियां रही हो पीछे, इन तमाम बीमारियों का इलाज क्या है? इन तमाम बीमारियों का इलाज है कि सबसे पहले सरकार एक वाइट पेपर लाए और यह बताए कि जितने भी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में लगे हैं, इन तमाम मुलाजमीन की लगने का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था। कितने लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन के थ्रू आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई कंपटीशन किया ही नहीं, एक डिपार्टमेंट में पता नहीं कहां से आ गए, वहीं रिक्रूट हुए, वहीं से प्रमोट होते गए और उसके बाद सीधा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बन गए। वो कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आया। कुछ लोग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लग गए, नाराज होते हैं जब उनकी खबर कहीं किसी अखबार में लगती है, बड़ी नाराजगी का इजहार करते हैं, जी आप तो नाराज हो रहे हैं। आपने भी मेरिट खाया है, उन तमाम बच्चों का मेरिट खाया है कि अगर कभी कोई एंट्रेंस हुआ होता तो आप लोगों को भी एंट्रेंस में बैठने का मौका मिलता, आप काबिल होते तो आप सिलेक्ट हो जाते। लेकिन चूंकि आपको मालूम था आप सिलेक्ट वैसे नहीं हो सकते, तो आपने ये अल्टरनेट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट लिया, तो आप भी 4-5 पोस्टें कम कर गए एक डिपार्टमेंट की। इसी तरीके से कॉरपोरेशनों का हाल देख लीजिए, मालूम करिए इन कॉरपोरेशनों में कौन लोग लगाए गए, किस तरीके से लगाए गए। जब तक सरकार एक वाइट पेपर इशू नहीं करेगी, इन तमाम जो अर्लियर रिक्रूटमेंट्स को रेगुलराइज नहीं करेगी, और जो पीछे अलग अलग रूल्स बने हैं रिक्रूटमेंट के, उन्हें प्रॉपरली स्टडी करके नए वो कानून बनाएगी जो कानून मॉडर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो कानून होंगे वही कानून आखिर तक चले, और उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा किया जाए, कोई संवैधानिक प्रोविजन ऐसा बनाया जाए कि इन कानूनों को आप अगले कम से कम 40 साल तक नहीं बदल सकते। तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर का कैडराइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वो कैडराइजेशन प्रॉपर हो पाएगी, टीचर्स की प्रमोशन टाइमली होगी, क्लर्क्स की प्रमोशन टाइमली होगी। SRO 202 में जो बच्चे हैं, जो इस वक्त प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं,
बहुत जबरदस्त काम सड़कों के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि उन बच्चों में से कुछ लोगों की शिकायत भी आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्हें हौसला मिलेगा, इन्हें बड़ी हिम्मत मिलेगी और इन्हें लगेगा कि सरकार इनको लेकर सोच रही है। सियासी पार्टियां फैसले लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती, मगर सियासी पार्टियों के सियासी फैसले होते हैं और ये फैसले लंबे समय तक नहीं चलते, ये उतने ही टाइम फ्रेम तक चलते हैं जितने टाइम फ्रेम तक के लिए फैसले लिए गए होते हैं। लेकिन जब सरकारी लोग, खासकर जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन इस समय चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, आप पूरे तमाम पुराने रूल्स को स्टडी कीजिए, थोड़ा वक्त लगाइए। अब जब नई रिक्रूटमेंट आप शुरू करें, इसे मेहरबानी करके ऐसा कर दें कि ये कानून इस तरह के हों जो कम से कम उन तमाम अनएम्प्लॉयड बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब जब रिक्रूटमेंट होगी तो हमारी सिलेक्शंस होगी। मेहरबानी करके इनको सियासत की भेंट मत चढ़ाइएगा, राजनीति की भेंट मत चढ़ाइएगा कि आपने कहा जी कि फलां साइड के बच्चे इतने सिलेक्ट करने, फलां के इतने करने हैं, अगर इतने इतने हो गए तो ही रिक्रूटमेंट होगी, अगर कुछ कम हो गए तो रिक्रूटमेंट जो है वो फ्लॉड होगी, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक के मामले हुआ। अभी तक वो बच्चे परेशान हैं। कोई प्रेस नोट आता है, उस प्रेस नोट को भी खंगाल के देखते हैं कि देखिए जनाब ये हो गया वो हो गया। अभी तक वो बच्चे परेशान हैं कि उनको कभी कहा गया कि जी जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे इसलिए हमने क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया, फिर कहा गया जी कश्मीर के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे इसलिए हमने रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया। तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करें। अब अगर जम्मू कश्मीर बैंक नए तरीके से रिक्रूटमेंट करने जा रहा है तो इस रिक्रूटमेंट में भी इंश्योर कीजिएगा कि ये वन टाइम हो, कोई तमाशा इस रिक्रूटमेंट के अंदर ना हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जब रिजल्ट्स आए तो बच्चे जो हैं वो खुश भी हों और जो हकदार हैं उनको अपना हक मिले। सियासत की भेंट अब इन सरकारी मुलाजमतों को जम्मू कश्मीर में चढ़ाना बंद करिए। यही 70 साल जम्मू कश्मीर में हुआ है कि सियासत की भेंट नौकरियां चढ़ी हैं। और एक चीज और जो बिल्कुल आखिर में आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपने इस रिक्रूटमेंट में कहा जी कि इनको वेटेज दिया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए ऐसा। लेकिन जरा सोचिए कि मेरिट के साथ किस तरह का खिलवाड़ होता है जब नौकरियों को आप बुनियाद ये बनाते हैं कि जी नौकरी हमने इसलिए देनी है कि किसी बच्चे की रोजी रोटी लग जाए। जनाब, नौकरी का मकसद, एन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट मेंट ओनली टू बी अ ब्रेड विनिंग थिंग फॉर अ पर्सन कि जी मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त इस नौकरी से हो रहा है। जनाब, डिपार्टमेंट चलाने हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों को चलाना है, बिजली का डिपार्टमेंट चलाना है। आज आप JKSPDC में आपको NHPC, आप जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसे क्या मजबूरी है कि उसके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन चला रही है? क्यों? आपके पास तो इतने इंजीनियर हैं, दुनिया भर के इंजीनियर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हैं, वो क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं चलाते आपका बगलियार, वो क्यों नहीं चलाते आपके बाकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? यही वजह है आपने सरकारी मुलाजमतों को सिर्फ और सिर्फ बुनियाद यह बनाया है कि इससे फलां घर की रोजी रोटी चल जाए, वो काम करें या ना करें, उनके काम करने से हमें फायदा हो या ना हो, हमको मुलाजमत देनी है। वही नजर आ रहा है आपके प्रेस नोट से। दिस शुड नॉट बी द एम। द एम शुड बी कि बेस्ट और इंटेलिजेंट बच्चे एम्प्लॉय हों और वो सिस्टम को ठीक करें। ठीक है, ये मुझे लगता है, इसीलिए मैंने आज SRO 202 को लेकर बात की, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर बात की कि सरकार को किन किन पॉइंट्स पर नजर रखनी चाहिए और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि SSRB के जरिए अब जो बच्चे मुलाजमत में लगे, कोई आदमी ये ना कहे कि जनाब इसे नौकरी कैसे मिली, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीजिए इजाजत, आदाब।